क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 9.4 हम कर रहे थे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किए थे और 13 और 14 भी मैंने करा दिए थे। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 11 में, देखो ये इसको सॉल्व करना है और ये हमें कंडीशन दे रखी है। मैंने कहा था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि जब हम पार्ट 2 करेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 प्लीज़ मत देखना, पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 को आगे बढ़ाना। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन है, इसका हमें क्या सोल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में अंतर होता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी को एलिमिनेट करना होता है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें गिवन है। किसके इक्वल, ये। अभी हम कंडीशन में नहीं आ रहे हैं। कंडीशन में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 1 तब है जब x इक्वल टू 0 है। तो वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करना है, x को एक तरफ y को एक तरफ। तो देखो सारे x के डमी दिख रहे हैं आपको। सो यहाँ से इस तरफ तो बचेगा सिर्फ dy, इधर इनटू में आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ गया, इनटू में dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो इसको फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से आप क्या बना लो, फैक्टर। फैक्टर बनाना आता है, इधर से कॉमन लोगे तो जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फैक्टर है। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे फिर से यही आ जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि d और dy dx है, हमें तो सिंपल y और x में आंसर चाहिए ना। तो d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो जहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का क्या हो जाएगा, ओनली y। ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के दिखा देता हूँ। dy का इंटीग्रेशन y होता है। ठीक है, अब आपने 7.5, अब सारा खेल बन गया इंटीग्रेशन का। अब ये चैप्टर डिफरेंशियल से पहुंच गया इंटीग्रेशन में। अब तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे तो लीनियर फैक्टर, नीचे तो फैक्टर दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको क्या यूज़ करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है। आई होप सबको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता होगा। नहीं आता है तो आप मेरा एक्सरसाइज 7.5 ज़रूर देखिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये चैप्टर आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, पूरा कनेक्टेड है इंटीग्रेशन से ये। तो ये लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, x की पावर 2 है, तो ये आ गया a है, यहाँ आ जाएगा bx प्लस सी, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a b c हमारे कांस्टेंट है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, हाँ, इसके अपॉन बेस तरफ क्या था, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा इस तरफ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरफ मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्रॉपर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, अंदर बचेगा a प्लस बी। ठीक है, फिर ये एक्स कॉमन निकालो, अंदर बचेगा c प्लस बी,
और ये ए और सी कांस्टेंट टर्म अलग, और इस तरफ क्या है 2x² + x। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें, कंपेयर। देखो इधर भी x² है, इधर भी x² टर्म है, इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर a + b है, यानी कि a + b किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। और इधर x का टर्म, इधर x का टर्म, b + c किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। एंड a + c किसके इक्वल आ जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 के। इसे इक्वेशन नंबर a b c मान ली। अब इन तीनों को सॉल्व करोगे आपको a b c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई होप सबको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फटाक से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, सो देखो इजी हो जाएगा तब जब आप एक ही टाइप के इक्वेशन बनाओगे। ठीक है ना, यहाँ से सी को एलिमिनेट करो फ्रॉम बी एंड सी। देखो यहाँ से क्या है, b + c 1 है और c + के a = 0 है। माइनस करेंगे, c एलिमिनेट, a देखो ये आ जाएगा b + का a - का है, किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इसे d मान लो। सो b - a = 1 है और यहाँ a + b = 2 है। तो a और b में दो इक्वेशन मिल गए। अब सॉल्व कर लो इनको, सॉल्विंग a एंड d। तो a + b हमारे पास 2 था और -a + b हमारे पास 1 है। ऐड करेंगे, कैंसिल, 2b = 3, सो b = क्या गया 3/2। ठीक है, b हमें कितना मिल गया 3/2। क्लियर है, b मिल चुका है। अब हमें a और c फाइंड करने हैं। देखो a + b कितना था हमारे पास 2 था, सो b की वैल्यू आ गई है, पुट कर देते हैं। प्लस का उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का, 2 × 4, 4 में से 3 गया, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये भी हो गया हमारे पास। सिंस a मिल गया, हमारे पास क्या था a + c 0 था, सो c क्या हो जाएगा -के a, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। हमें इस a मिल चुका है, c मिल चुका है, हमें b मिल चुका है। पुट ऑल दिस वैल्यूज़ हियर। ठीक है, एक्चुअली दिस वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे इक्वेशन मान लेते हैं 1, सो फ्रॉम 1। ठीक है, इधर तो वही है, एक्चुअली इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हुआ था, तो ये इंटीग्रेशन में है। प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, a/x + 1 dx + b, इंटीग्रेशन में था bx + c x² + 1 dx, यही था। अब हम a b c की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, x + 1। इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। फिर b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू हमारी 3/2, c की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, अपॉन में x² - 1 + 1 dx। सो देखो जब भी लीनियर होता है, फॉर्मूला बताओ ना, वो x की तरह बिहेव करता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। ठीक है, इसका log x + 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अलग अलग ले लेता हूँ, मैंने क्या किया अलग अलग ले रहा हूँ, 3/2 x² + 1 dx। ठीक है, फिर माइनस के 1/2 1/x² + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। ठीक है,
3/2। मैं क्या करता हूँ, इस वाले को I1 लेट कर लेता हूँ, इस वाले को I2। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ क्योंकि एक लाइन में यहाँ नहीं हो पाएगा। I1 हमारे पास क्या है, x/x² + 1। सिंस x² + 1 को मैं t लेट करूँगा और यहाँ dx है तो x के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि x और dx हो जाएगा dt/2। सो मैं यहाँ रखूँगा, इस इंडिकेशन करूँगा x ds के प्लेस पे dt 1/2 और इसके प्लेस पे हमने क्या रखा है, t। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 log t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, x² + 1। तो ये I1 सॉल्व हो गया हमारे पास। I1 सॉल्व हो गया। अब I2 पे आ जाओ। I2 तो एक फॉर्मूला है भाई, है ना। I2 हमारे पास क्या है, dx x² 1 का स्क्वायर। आपको थोड़ा याद आ रहा होगा तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, dx/a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1, ए तो हमारा 1 ही है, 1/1 1 ही होता है। ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a, ये तो 1 ही है। सो I2 हमारा tan इनवर्स x आ गया। I1 हमारा इतना आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथी है। अब I1 भी सॉल्व हो गया, I2 भी सॉल्व हो गया। रख दो 2 में, फ्रॉम 2। तो यहाँ y 1/2 log x + 1 3/2। इसको सॉल्व करके क्या आया था, 1/2 log x² + 1 आया था। और इसको सॉल्व करके फॉर्मूला क्या आया था, tan इनवर्स x। ठीक है, सारा सॉल्व हो गया। अब जाके c ऐड किया मैंने। c क्या है, वेयर c इज़ एन इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो ये होता है जनरल सोल्यूशन। ये क्या होता है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन आपको इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यानी कि c को एलिमिनेट करना है। सिंस कंडीशन हमें दे रखी थी क्वेश्चन में कि y = 1 तब है जब x की वैल्यू आप क्या लेते हो, 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखूँगा और यहाँ पे मैं 1 रख दूँगा y के प्लेस पे। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, +c। तो आपको c की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब c की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा, मेरे को पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर मैं क्या मान लूँ, 3rd। सो फ्रॉम 3rd y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 x + 1 3/4 log x² + 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स x, c की वैल्यू +k1। आंसर। ठीक, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, डाउट आपके मन में तभी रहेगा जब आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं, तभी आपको डाउट लगेगा। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्वेश्चन हो गया आराम से। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी कंडीशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर से आप लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल करना है हमें। सब x में दिख रहे हैं तो इधर dy बचा। ठीक है, इधर dx आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x x² - 1। तो इसको 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर से देखो, ये हो जाएगा x - 1 x + 1।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो डी वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई, और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। फिर से हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी भाई साहब, बताइए? फैक्टर दिख रहा है आपको? आपको लेनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद। तो फिर से हम लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, बड़ी ही दुविधा हो जाएगी, है कि नहीं? दिख रहा है ना, बार बार इंटीग्रेशन लग रहा है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, डी एक्स कोफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लीनियर फैक्टर है सारे, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस 1, सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में को भी अगर मैं डिटेल में सॉल्व करूँगा जैसे पहले वाला किया था, बल्कि ये तो आसान है। इस 7.5 अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कैसे करना होगा। एलसीएम क्या जगह, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में, ए इंटू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इधर आएगी तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हटेगा बी एक्स, एक्स प्लस 1, ये डिवाइड होगा, ये हटेगा, ये आ जाएगा सी एक्स, एक्स माइनस 1। ठीक है, तो क्या बचा, अब इस क्वेश्चन को आप पहले वाले से आराम से ABC निकाल सकते हैं। क्यों? सारे फैक्टर लीनियर थे। जब सारे फैक्टर लीनियर होते हैं ना तो ABC जितने भी कांस्टेंट होते हैं आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो ये सब आप मैंने सिखा रखा है 7.5 में। व्हेन x इक्वल टू 0 ले लो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो देखो 0 रखोगे तो यहाँ से -1 बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले को 0 रखा, फिर इस वाले को 0 रखेंगे, फिर इस वाले को 0, 3 बार करना है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक, अब दूसरा अगेन व्हेन, अब किसको 0 रखना है, x माइनस 1 को, दूसरे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। रखो। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे x की जगह पर तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे 2, तो 2b हो जाएगा, और इस वाले फैक्टर का तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। b भी मिल गया आपको। अगेन अब तीसरे वाले फैक्टर को 0 रखोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ को क्या रखना है, -1 यहाँ पर। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 0। x प्लस 1 आपको यहाँ ये वाला भी टर्म हो जाएगा 0। x की जगह पे -1 रखना है, तो ये जाएगा c -1 -2, तो 2 हो जाएगा। सो आपका c की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। ठीक है, c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। ये इसी का एक पार्ट है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करके प्रॉपर दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। मैं लिख के दिखाता हूँ। ये था a/x dx, b/x माइनस 1 dx एंड c x प्लस 1। यही था ना, लीनियर फैक्टर है सारे। लीनियर फैक्टर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
जब ऊपर कुछ नहीं होता है ये बिहेव करता है इस तरीके से, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x मॉडुलस के अंदर, है ना। सो यहाँ से y a/x, अच्छा a b c की वैल्यू तो पुट करो। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -1, वो बाहर आ जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा, ये हटाओ इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, -log x। b हमारी कितनी आई थी, b हमारी थी 1/2, बाहर कांस्टेंट, और ये आ जाएगा log x -1। c हमारी आई थी 1/2, ये आ जाएगा log x +1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा कुछ ये log में आ गया, ठीक है। यहाँ पर c जोड़ दो, इंटीग्रेशन ख़त्म, c जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान देता हूँ। अब कंडीशन दे रखा था क्वेश्चन में क्या, व्हेन y = 0, तो हमें x लेना है 2, x = 2 पर y हमारा 0 है, तो यहाँ से -log 2 में से माइनस करोगे तो log 1, और ये हो जाएगा log 3। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, है ना। यहाँ से क्या बचा देखो, 1/2 log 3 -log 2 + c, ठीक है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो यहाँ n की जगह पर क्या है 1/2, और m की जगह पर क्या है 3 है ना। तो इसको ढंग से लिख ले दो। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 log 3 की पावर 1/2, ठीक है। आपको और एक फॉर्मूला पता होगा, log m -log n क्या होता है, log m/n। ये m की जगह पर है, या n की जगह पर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 log में, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस की log 3 की पावर 30, ये ठीक है। अब c की वैल्यू उठाकर आप रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर c की वैल्यू रख दोगे, जो मिला है आपको ये c की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमने पहले ही कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ज़रा पढ़िए। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 whose differential equation is this, y dash is equals to e की पावर x sin x। अब ये इस पॉइंट से जा रहा है, यानी कि x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। जब भी किसी पॉइंट से जाए, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 15। गिवन क्या दे रखा है हमें, देखिए गिवन हमें क्या दे रखा था, y डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x, यही तो हमें गिवन है। अच्छा y डैश एक डैश है, यानी कि इसका मतलब क्या है dy/dx। x ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल करो, y को एक तरफ, ये बट्टे में रख के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, है ना। तो dy का क्या हो जाएगा y,
और इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो रूल चलता है आई लेट। इंटीजर, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग गया। फॉर्मूला में रखेंगे, रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रख दिया, सही किया हमने। ये चीज़ हो रही है। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस वाले पोर्शन को ना, इस वाले पोर्शन को सिर्फ आप आई मान के चलना, लेट कर लेना, नहीं तो ये तुम्हारा दिन ख़त्म हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। साइन एक्स तो चलो ऐसे का वैसे, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ही होता है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी e की पावर एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, और ये माइनस बाहर आके क्या हो गया प्लस। इधर तो सॉल्व है, इधर साला फिर से आ गया, वही दिख रहा है ना आपको, देखो e की पावर एक्स, ये चीज़ दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इधर तो चलो काम बढ़िया हो गया है, साइन एक्स e की पावर एक्स। ठीक है, ये हमारा चल ही रहा है। एक्चुअली हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को। अगर एक तरफ y को हटा दो तो ये i इक्वल टू चला आ रहा है, i इक्वल टू, ठीक है, ये i इक्वल टू चला आ रहा है। अभी y में हम बाद में रखेंगे, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, नहीं तो झमेला हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से वही, और क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ये होगा ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो देखो ये आ रहा है, ये किसकी प्लेस पे, ये आई की प्लेस पे, या इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, ही तो 2i, यह आ जाएगा साइन e की पावर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स e की पावर एक्स। तो आपको i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 साइन एक्स e की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स e की पावर एक्स। ये आपको i की वैल्यू मिली, मतलब इतना सॉल्व होकर आपको ये देगा। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन करके लिखना, dy का तो y आया था, और इसको सॉल्व करके आपको ये मिला है 1/2 साइन एक्स e की पावर एक्स कॉस एक्स e की पावर एक्स। इंटीग्रेशन ख़त्म था, c ऐड कर दो। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। तो हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों, सिंस इट इज पासिंग थ्रू 0,0, ये 0,0 से पास हो रहा है, यानी कि x के प्लेस पे भी 0 रखना है और y के प्लेस पे भी 0 रखना है। तो y के प्लेस पे भी 0 रखा हो, 1/2 साइन 0 e की पावर 0 कॉट 0 e की पावर 0 प्लस c। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो c, और ये 1/2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, c की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, आपको आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 16 शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी x के प्लेस पे 1 रखना और y के प्लेस पे -1, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 16। गिवन dy/dx हमें क्या दे रखा है, इधर हमारे गुणे में x × y है, x + 2 × y + 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। ठीक है, यानी y वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है बहुत सारे। अब इंटीग्रेटिंग करने के टाइम में आपका माइंड चलना चाहिए, थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद, तो देखो मैं क्या करूँगा, इधर 2 ऐड है इसमें ना, तो मैंने क्या किया, 2 ऐड किया, 2 माइनस किया, फ़र्क पड़ा इसमें, कुछ नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा, जो सेम टाइम है अलग अलग ले लूँगा, y + 2 dy 2 dy/y + 2। ठीक है, और इस तरफ भी अलग अलग ले लूँगा, x/x dx + 2 बाहर dx/x, अलग अलग ले लिया अपोन में। ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 1 dy/2। अभी इंटीग्रेशन में नहीं कर रहा हूँ, पहले सिंपलीफिकेशन कर ले रहा हूँ, x कैंसिल, तो ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब तो आराम से हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y, ये आ जाएगा log, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, log y + 2, यहाँ से x 2 log x। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दिया, ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन में आ जाओ, सिंस इट इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है ये, 1, -1, दैट इज x के प्लेस पे 1 रखना है और y के प्लेस पे -1 यहाँ पर, तब जाके हमें c की वैल्यू मिलेगी। और आपको बता रखा है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ से भी log 1 बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ से भी 1, इधर से भी 0 आ जाएगा, c। ठीक है, प्लस का 1 हो जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, c की वैल्यू -2 आ जाएगी। c की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन में डब्बे डब्बे कर रखा हूँ ना, गोला मार्क, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मार्क कर रखा है। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, गिवन दैट एनी पॉइंट xy on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। ठीक है, जो स्लोप है और जो y कोऑर्डिनेट, उसका जो प्रोडक्ट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
ठीक है, ये बोला है। और किससे पास हो रहा है? एक्स वाई से पास हो रहा है, मतलब एक्स की जगह पर एक्स ही रखना है, वाई की जगह पर वाई ही रखना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इजी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन आसान है। अच्छा 0,2 से पास हो रहा है, सॉरी। गिवन क्या है देखो, एट पॉइंट, गिवन बाद में लिखेंगे, एट पॉइंट एक्स वाई स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, क्लास 11th में ही पढ़ के आए हो। अब यहाँ लिखना गिवन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट जो है और जो आपका स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये गिवन है। अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो y²/2। देखो इंटीग्रेशन आना चाहिए, अभी मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता इस चैप्टर में आके, है ना। 7वां चैप्टर पूरा इंटीग्रेशन का है, नहीं आता है तो सीखो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा? इंटीग्रेशन ख़त्म, c जोड़ दूंगा। ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू, ये किससे पास हो रहा था? सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू 0,-2, तो x की जगह पे मेरे को क्या रखना है? 0 रखना है, और y की जगह पे -2 रखना है। ठीक है, तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो c की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आराम से बन गया। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 भी अच्छा क्वेश्चन था, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप of the line segment joining the point of contact to the point this. Find the equation of the curve given that it passing through this. ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है ना कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, कोई कर्व है जिसका एक पॉइंट एक्स वाई है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को अगर मैं आपको प्रॉपर फिगर से समझाऊं रफली, आपके पास एक कर्व है, कर्व पे दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक पॉइंट सपोज करो x, y है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास -4,3 है। ठीक है, फिर इसका जो टेंजेंट है तो स्लोप भी होगा। इसका जो स्लोप होगा भाई वो क्या होगा बताइए ज़रा, स्लोप क्या होगा? dy/dx होगा स्लोप। तो ये टेंजेंट पॉइंट है किस से पास हो रहा है? -2,1 से। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशन भी आपको गिवन है। ठीक है, कुछ कंडीशन भी आपको क्या है? गिवन है। Since slope of tangent slope through -4, -3 and x, y। देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस की y1, x2 माइनस के x1, यही होता है। y2 क्या है? y माइनस के y1 प्लस के 4, x माइनस के x1। तो ये हमारा स्लोप है इन दोनों पॉइंटों का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है?
क्वेश्चन में ये बोला है कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इन दोनों का जो स्लोप आएगा उसका ट्वाइस है। यही बोला है ना क्वेश्चन में, यानी कि जो ये वाला जो स्लोप है इस स्लोप के ट्वाइस है, मतलब ये बड़ा है। तो इक्वलिटी का करने के लिए छोटे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी y1 तो हमारा 3 था ना, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, सॉरी। तो y+3 और x+4 अब सही है। अब तो भाई क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करो, इजी हो गया एकदम, और फिर इंटीग्रेशन करो और सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा dy/y+3, इधर ट्वाइस, ये आ जाएगा dx/x+4। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखो लीनियर है तो लॉग में आएगा, लॉग y+3, ये भी लॉग में आएगा, लीनियर है x+4। इंटीग्रेशन ख़त्म, c ऐड कर दो। अब ये किससे पास हो रहा था, सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा था ये, -2,1 से। यानी कि मेरे को x के प्लेस पे -2 रखना है और y के प्लेस पे मेरे को 1 रखना है। रख देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लॉग y की जगह पे 1, 2 लॉग x की जगह पे -2, तो यहाँ से आ जाएगा log 4, और यहाँ से आ जाएगा log 2। तो ये जो होता है वो यहाँ पावर में आ जाता है। ठीक है, सो देखो इधर क्या है, log 4 2 की पावर 2 यानी कि 4, इधर भी है log 4, log 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। c की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे इक्वेशन नंबर 2 में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा log y+3, 2 log x+4, 0 रखो, एक ही बात है। अभी मैंने आपको बताया था सूत्र कि m log n क्या होता है, log n की पावर m। तो मतलब ये जो भी होता है ये पावर में आ जाते हैं। तो ये log x+4 की पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे यानी कि एक्सपोनेंशियल में लोगे तो लॉग से लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y+3 x+4 की पावर 2। सो y क्या आ जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इट इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बलून है किस शेप में, स्फेरिकल शेप में, एक कांस्टेंट रेट से वो बढ़ रहा है। ठीक है, जब इनिशियल स्टेज पे था ना, एकदम इनिशियल स्टेज मतलब टाइम जब 0 था तो उसकी रेडियस 3 थी। कुछ टाइम बाद उसकी रेडियस चेंज हो जाती है, कुछ टाइम बाद का मतलब है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है इसने, आफ्टर 3 सेकेंड, जब t = 3 सेकेंड है ना, तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाती है, 6 यूनिट हो जाती है। पहले 3 थी और रेडियस 3, पहले रेडियस 3 थी तो टाइम 0 था, इनिशियल स्टेज पे हमेशा टाइम 0 होता है। तो ये 2 कंडीशन है, तो हमसे बोल रहे हैं t सेकेंड में उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेट कराते हैं, लेट वॉल्यूम इज v। हम मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है v है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, गिवन क्या दे रखा है कि जो इसका वॉल्यूम है ना वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या मतलब, टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा होगा।
वॉल्यूम भी है, तो जो अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है d/dt। टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है, t पहले 0 टाइम पे फिर 3 सेकंड में, तो d/dt कांस्टेंट दे रखा है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का 4/3 πr³। अगर इसका रेडियस r है और यही रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेट रेडियस इज r, ये क्या है। अब t के रिस्पेक्ट में इसको क्या करो, डेरिवेटिव करो, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r³ का क्या होगा डेरिवेटिव, 3r²। r हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो r का हो जाएगा dr/dt। ठीक है, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। पहले क्या सॉल्व होती, पावर 3r² हो गया, और r हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो r का क्या हो जाएगा dr/dt। क्लियर। यहाँ से क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आ गया 4πr² dr/dt इक्वल्स टू k। हम ये क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। 4πr² dr इस तरफ रखूँ और इधर हो गया k dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। dr/dt दिख रहा है आपको, हमें r फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 4π तो चलो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो गया r² dr, k कांस्टेंट है dt। ठीक है, 4πr³/3 k dt का हो जाएगा t। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जो स्टेजेस दे रखे हैं हमें, सिंस इनिशियल स्टेज जब t 0 होगा तो r हमें कितना दे रखा था, 3 रखो यहाँ पर। 4π r हमारा 3 है /3 k t हमारा 0 है, और क्योंकि k और c दोनों वैल्यू फाइंड करने तभी बात बनेगी। यहाँ c है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9 4 36 पाई आ जाएगी c की वैल्यू। अब c वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें c की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, c की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ था 4π। ठीक है, 4π/3। ठीक है, c की वैल्यू 36 है, ये भी हमें रखना है। तो अभी r रखेंगे यहाँ पर, r³ k पता नहीं है, और c हमारा कितना है 36 पाई, ये हमारा। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये k नहीं पता, c को भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। अगेन सेकेंड स्टेज में, अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जब t हमारा 3 सेकेंड है तो रेडियस हमारा 6 यूनिट हो जाता है, यही तो बोला है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखो सेकेंड इक्वेशन में। t हमारा 3 है, यहाँ 36 पाई। ठीक है, तो इन सब को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो k की वैल्यू आपको मिलेगी 84 पाई। कितनी मिलेगी, 84 पाई मिलेगी। सॉल्व कर लेना। अब k की वैल्यू को भी यहाँ पर रख दो, जो पता नहीं था, फ्रॉम सेकेंड। तो जब हम रखेंगे वैल्यू 4π/3 r³ 84 पाई t + 36 पाई। ठीक है, ये बन गया। हमें क्या फाइंड करना, r की वैल्यू फाइंड करनी है। सारी चीज़ें उस तरफ ले जाओ, तो 84 पाई t 36 पाई 4π डिवाइड में आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई में। 4π से सब में डिवाइड कर दूँ, सो यह आ जाएगा इतना। ठीक है, आपको निकालना r, तो यहाँ पर क्यूब लग देंगे और अंदर आ जाएगा 70 + 3,
ये आपका आ जाएगा आंसर जो कि आपको फाइंड करना था। रेडियस कितना होगा आपको निकालना था ना, आराम से निकाल दिया। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो ना वीडियो को दोबारा देख लो, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ R100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, जो रेट है वो डबल हो जाता है 10 ईयर्स में, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। और log 2 की वैल्यू आपको इतनी यूज़ करनी है अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा हम ब्याज के लिए लगाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसे हम P लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, सो इंक्रीज रेट क्या होगा, जो भी चीज़ बढ़ती है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीज रेट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का DP/dt होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंक्रीज रेट है वो R% है। इंक्रीज रेट कितना है, R%, मतलब इसका R%, P ऑफ R%, ये छोटा वाला R होगा यहाँ पर। R% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, यानी कि PR/100। ये हमारा है इंक्रीज परसेंट, और ये भी हमारा इंक्रीज परसेंट है ना। इस रेट से चेंज हो रहा है और इस रेट से बढ़ रहा है, यही तो बोला है। तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ हुई। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कंपैरिजन कर देंगे। DP/dt किसके इक्वल है, PR/100 के। तो वेरिएबल सेपरेबल करो। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो DP/P का क्या हो जाएगा, log P। T यानी कि R/100 हो जाएगा कांस्टेंट, dt का हो जाएगा T, इंटीग्रेशन। ठीक है, इधर log में तो मैं सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट को भी C में ले रहा हूँ, log C। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। log m-n क्या होता है, log m/n। ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से P/C ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। ठीक है, RT/100, कोई दिक्कत। सो यहाँ से तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C मल्टीप्लाई में e⁻ RT/100। ये मेरा इक्वेशन नंबर A आ गया, A बोल देते हैं इसको। स्टार्टिंग में, अब क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें क्या बोला था, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। स्टार्टिंग में वो कितना रुपये लगाता है, 100 रुपये लगाता है। कितने रुपये लगाता है, 100 रुपये से स्टार्ट करता है। एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में टाइम हमेशा ज़ीरो होता है। कितने रुपये लगाता है वो, 100 रुपये लगाता है। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, फ्रॉम A, यहाँ पर रखनी है। P आपको, सॉरी लिख देते हैं, यहाँ रखना है। तो P आपका 100 है, R, ठीक है, टाइम आपका 0 है, तो R × 0/100। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो 100 है, C है, समथिंग × 0, किसी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, और 0 के अपन में कुछ भी हो डजेंट मैटर, 0 ही होता है।
और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 100। पुट द वैल्यू ऑफ c अगेन, हमें c की वैल्यू रखनी पड़ेगी a में। तो c की वैल्यू जब हम रखेंगे तो p की वैल्यू क्या जाएगा 100 e की पावर RT/100। ये हमने c की वैल्यू रख दी। इक्वेशन नंबर इसे मैं b बोलूँगा। अब मैं क्या बोलूँगा इसको, इक्वेशन नंबर b बोलूँगा। ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, आफ्टर 10 ईयर्स डबल हो जाता है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। 100 से इन्वेस्ट किया था, 100 का डबल कितना होता है 200 हो जाता है। अब ये कंडीशन यहाँ पर रखो फ्रॉम बी। अब यहाँ रखना, यहाँ 100 है, ई आर टी हमारा 10 है, ये 100 है। ठीक है, 2 ज़ा 2 ई की पावर आर बाई, सॉरी ये 10 था ना 10। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो देखो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, लॉग ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लॉग एक्सपोनेंशियल आर की पावर 10। सो लॉग 2 की वैल्यू कितनी रखने के लिए बोला था क्वेश्चन में 0.6931, ये बोला था क्वेश्चन में लॉग 2 की वैल्यू रखना। और आपको पता है लॉग ई की पावर एक्स होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा R/10। ठीक है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपको आर ही निकालना है, रेट निकालना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 6.931 ये हमारा रेट आ जाएगा। किस रेट से बढ़ रहा था यही हमें फाइंड करना था। आराम से हो गया, ये क्वेश्चन आराम से हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 20 की तरह ही 21 नंबर भी है, पढ़ते हैं हम इसको। क्या बोल रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, जो प्रिंसिपल है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, हर साल वो 5% बढ़ जाता है जितना भी था। एन अमाउंट ऑफ रस 1000 इज डिपोजिटेड विद दिस बैंक। ठीक है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। आपको बोला है e की पावर 0.5 का यूज़ इतना करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कौन सा है 21। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, हम मान लेते हैं कि लेट जो प्रिंसिपल है वो p है। ठीक है, इंक्रीज रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इंक्रीज रेट 5% दे रखा है। क्लियर, सिंस रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज वो क्या होगा dp/dt होगा। जो भी प्रिंसिपल है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है p ऑफ 5%। जितना भी प्रिंसिपल है उसका 5% हर साल बढ़ रहा है, यही तो बोला है। यानी कि p 5/100 यानी कि 0.05p। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ है। ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, दोनों को क्या करोगे इक्वल रख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो क्या हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू 0.05p। सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे dp/p इज इक्वल टू 0.05 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा log p 0.05 dt का हो जाएगा t, प्लस इधर log में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी हम log में ले लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्लस का इस तरह का क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, log m-n क्या होता है log m/n। ठीक है, 0.05 t। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल लेंगे, यहाँ से p अपॉन सी बचेगा, ये ई के ऊपर चला जाएगा पावर में, तो p हमारा क्या हो जाएगा, c e की पावर 0.05t। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये पूरा, इसे आप इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन के कंडीशन पे। इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल स्टेज पे हमेशा t 0 होता है। इनिशियल स्टेज पे क्या बोला था, कितना रुपए लगाते हैं हम, 10,000 डिपॉजिट करते हैं। इनिशियल स्टेज पर जब t 0 है तो when t इक्वल टू 0 देन जो हमारा p है वो है कितना, 1000। ये वैल्यू पुटअप करो फ्रॉम a, तो p हमारा है ये, c हमें फाइंड करना है और e की पावर 0.05 t की जगह पे क्या रखना है, 0 समथिंग इंटू 0 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी यही। फिर इसको c की वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा अगेन फ्रॉम a, तो p आ जाएगा 1000 इंटू e की पावर 0.05 t। इसे इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर क्या बोला है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें 10 टी दे रखा है, टी के जब टी बराबर 10 लोगे तो पी कितना आएगा वो हमसे पूछा है। व्हेन टी इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में तो बोल ही रखा है इसकी वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है। e की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1.648। मल्टीप्लाई कर दोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 1648 रुपीज़। तो 10 साल बाद इतना हो जाएगा, 1000 का 1648 हो जाएगा प्रिंसिपल आपका। ये आपका आंसर था, आराम से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे अभी आएंगे, पहले 23 कर लेते हैं फिर 22 पे आते हैं। 23 इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन बताना, जनरल सोल्यूशन हमेशा सी के फॉर्म में होता है, दिख भी रहा है। पता करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। हमें क्या गिवन है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो है e की पावर x प्लस वाई। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल करना है, ऐसे तो इंटीग्रल पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, y को एक तरफ और x को एक तरफ लिख लेंगे और फिर क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना -1, वो अपॉन में आ जाएगा। e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रल कांस्टेंट आप क्या ऐड कर दोगे c, सो यहाँ से है माइनस e की पावर y e की पावर x प्लस c, ठीक है। सो ये माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब ऑप्शन देखिए, है ना, ऑप्शन से आपको पता करना है कि आपको कहाँ से ऐड करना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन देखा आपने, तो देखिए e की पावर x, ठीक है, आप c को क्या कर दो, इधर लाओ माइनस c, e की पावर x, ये माइनस का जाके क्या हो गया प्लस क्या, ठीक। लेट कर लो कि माइनस c को हम बड़ा वाला c बोल रहे हैं, c को कुछ भी लेट कर सकते हम, तो ये हो जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस वाई c। सो जब आप ऑप्शन पे आप गौर करोगे, सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका 2021 की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है, 22 भी।
चलिए पढ़ते हैं। कह रहे इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज दिस, द नंबर इंक्रीजेज बाई 10% इन 2 hours। टाइम हमारा 2 hours है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच दिस, इस कितने घंटे में मतलब इस काउंट पे पहुंच जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनली टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है बढ़ने की, वो क्या बोला है, इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, जितना है उसका उसके हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 22। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर जो बैक्टीरिया हमारे पास वो वाई है। एट एनी टाइम टी बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो वाई है। ठीक है, थोड़ा लिख लेना अपने हिसाब से, इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, तो क्या लिखो, किसी टाइम टी में हमारे पास जो बैक्टीरिया वो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग। अभी इतना है, थोड़ी देर बाद उतना होगा, उतने घंटे बाद, टाइम बोले तो टी, तो रेट ऑफ चेंज बोले तो d/dt किसका, बैक्टीरिया का, प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, जितना अभी है, कितना है अभी, वाई, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल लाते हैं तो एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, के है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, dy/b, यहाँ हो जाएगा k dt, तो तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा log y, यहाँ से हो जाएगा kt, यहाँ आ जाएगा c। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। ये एट इनिशियल स्टेज में हमेशा टी क्या होता है, 0 होता है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज दिस। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट ऑफ दिस, मतलब कितने घंटे में काउंट इतना पहुंच जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू दिस, यही बोला था।